Welcome to today's video tutorial on another cell organelle, that is endoplasmic reticulum. आज जिस कोशिकांग के बारे में हम बात करेंगे वो है अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। जब लाइट माइक्रोस्कोप की सहायता से कोशिका को देखा गया इनिशियली, तो विभिन्न कोशिकांग खाली रिक्त स्थान में उपस्थित नजर आए। जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट हुआ, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स एडवांस्ड हुई, तो जो पोलराइजिंग और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप्स थे उनके द्वारा देखने पे ये पाया गया कि ये जो रिक्त स्थान नजर आ रहा था साइटोसोल में, इसमें वास्तव में बहुत पतली पैरेलल संरचनाएं उपस्थित थीं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब पोर्टर ने 1940s में, लेट 1940s में इसको देखा, तो उन्होंने देखा कि वास्तव में चैनल्स थे जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स थे। ये चैनल्स पूरे साइटोप्लाज्म में उपस्थित थी। बाहर की तरफ कोशिका की सेल वॉल की तरफ यह कम थी, लेकिन न्यूक्लियस की तरफ बीच में एंडोप्लाज्म में इनका आधिक्य पाया गया। अतः इनको नाम दिया गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, network like structure which was more abundant in the endoplasm of the cell. तो इस प्रकार से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक रेटिकुलर नेटवर्क है, जालिका नुमा संरचना है मेम्ब्रेन्स की साइटोप्लाज्म में। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके विभिन्न कार्य के हिसाब से भी और इसकी संरचना के हिसाब से भी इसके विभिन्न क्षेत्र पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस के पास ये न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ी होती है, तो वह क्षेत्र जो न्यूक्लियर एनवेलप से जुड़ा होता है। फिर उसके बाद पेरिफेरल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंश या क्षेत्र, कार्यक्षेत्र जो ट्यूब्यूलर हैं या जो चपटी सिस्टर्न के फॉर्म में है, फ्लैट ट्यूब्यूल्स, डिस्क लाइक ट्यूब्यूल्स, दैट इज द सिस्टर्नी के रूप में है। और यह जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जालिका है, ये बहुत सी जगहों पे विभिन्न कोशिकांगों के कांटेक्ट में भी रहती है। तो इसमें विभिन्न कांटेक्ट साइट्स होते हैं जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संपर्क में होती है, या जहाँ से ये माइटोकॉन्ड्रिया या अन्य कोशिकांगों से संपर्क बनाती है, तो इसका ये संपर्क क्षेत्र भी पाया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो किसी भी कोशिका में इट इज द लार्जेस्ट मेम्ब्रेन जो संपूर्ण साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड में उपस्थित होती है। यह इस प्रकार से कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बनाती है जो कंटिन्यूअस है, सतत है, पर डायनेमिक है। डायनेमिक है से मतलब है कि यह अपना स्वरूप बदलता रहता है अपने कार्य के अनुरूप। इसकी कब कहाँ ज़्यादा आवश्यकता होती है, किस रूप की, ट्यूबुलर फॉर्म, रफ एंडोप्लाज्मिक या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किस प्रकार के इसके पार्ट्स की कहाँ अधिक आवश्यकता और कहाँ कम, उसके हिसाब से ये अपना स्वरूप बदलती है। और क्योंकि ये अपना स्वरूप बदलती रहती है, तो यह बहुत फ्लूइड है, मतलब एक स्थिर अवस्था में नहीं है, ये फ्लूइड नेटवर्क है। और इसकी ये जो डायनामिज्म है, जब कोई चीज़ इतनी अधिक परिवर्तनशील है का मतलब उसे ऊर्जा की आवश्यकता है, और यह डायनामिज्म ऊर्जा इसको प्रोवाइड करते हैं विभिन्न प्रकार के प्रोटीन मोटर्स, फॉर एग्जाम्पल काइनेसिन्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मैमल्स के आरबीसी में अनुपस्थित होती है। इस
इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, फॉर्म्स हो सकते हैं, शेप्स हो सकते हैं, जैसे कि ये चपटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स या फ्लैट सिस्टर्नी के रूप में हो सकती है। यह छोटे छोटे वेसाइकल्स के रूप में हो सकती है। जब ये डिसइंटीग्रेट होती है तो माइक्रोसोम्स बनाती है, वेसाइकल्स बनाती है। यह ट्यूब्स के रूप में हो सकती है जिनका डायमीटर भी परिवर्तनशील हो सकता है। किसी भी रूप में हो, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स हैं, यह साइटोस्केलेटन का जो माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है उसके द्वारा सपोर्टेड होती हैं। तो जब हम कहते हैं कि कोशिका विभाजन का जब प्रोफेज अवस्था होती है, उस समय माइक्रोट्यूब्यूल्स, उनमें डीपॉलीमराइजेशन हो जाता है, वो विघटित हो जाते हैं। तो उस समय जब वो स्वयं विघटित हो रहे हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो वो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन्स जिनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी नहीं सपोर्ट कर पाते हैं, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये कोलैप्स हो जाती है, ये छोटे छोटे वेसाइकल्स बना लेती है, ये माइक्रोसोम्स का निर्माण कर लेती है। और कोशिका विभाजन की जब टीलोफेज अवस्था आती है, जब वापस से कोशिका अपना स्वरूप लेने लगती है, उस समय जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो वापस से रिऑर्गेनाइज होते हैं स्पिंडल फाइबर्स की जगह वापस से अपने साइटोस्केलेटन रूप में, और उस समय ये माइक्रोसोम्स पुनः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से कोशिका विभाजन की समय में ये छोटे वेसाइकल्स के रूप में उपस्थित होती है, क्योंकि इसको सपोर्ट करने वाला साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूबुलर साइटोस्केलेटन के रूप में न होकर के स्पिंडल फाइबर्स वगैरह के लिए कोशिका विभाजन में सहायक होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं किसी भी कोशिका में, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। यह क्या कार्य कर रहा है, उसके हिसाब से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या पैटर्न होगा, वो सिस्टर्न फॉर्म में होगी, वेसाइकल्स के फॉर्म में होगी, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होगी। उससे राइबोसोम्स एसोसिएटेड होंगे, अर्थात वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, या नहीं होंगे, अर्थात वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी। यह सब निर्भर करता है कि कौन सी कोशिका है और उसका क्या कार्य है, वो अपने डेवलपमेंट की या कार्य की किस श्रेणी में आती है। सामान्यतः जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें लिपिड टू प्रोटीन रेशियो बहुत हाई होता है, अर्थात लिपिड्स अधिक होते हैं प्रोटीन्स के सापेक्ष, इंटीग्रल प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। जो कॉमन लिपिड्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, दे इंक्लूड द फॉस्फोलिपिड्स, द फॉस्फेटाइडल्स, इनोसिटॉल्स, वेरियस न्यूट्रल लिपिड्स, सल्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल्स एंड वेरियस स्टीरॉल्स। और जो अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो भी कई प्रकार के पाए जाते हैं। कई प्रकार से मतलब है उनके कार्य के अनुसार उसमें डिफरेंट प्रकार के एंजाइम्स हो सकते हैं, जैसे साइटोक्रोम P450, वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस के पार्ट्स हो सकते हैं वो प्रोटीन्स, अर्थात इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में, या वो डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट और इनसे रिलेटेड एंजाइम्स भी हो सकते हैं, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बहुत सामान्यतः पाया जाता है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना देखने में समान होती है मोर और लेस, पर जो उसके दोनों लिपिड बाइलेयर्स हैं, दोनों लिपिड बाइलेयर्स से मतलब है कि हम कह रहे हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन अर्थात लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन, जिसमें लिपिड्स की बाई लेयर है। तो ये लिपिड की जो बाई लेयर है, इसमें उपस्थित प्रोटीन्स अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, उसमें विभिन्नताएं पाई जा सकती हैं उस लिपिड बाइलेयर में जो साइटोप्लाज्म की तरफ है और उस लिपिड बाइलेयर के प्रोटीन्स में जो ल्यूमेन की तरफ है, उस सिस्टर्न के या ट्यूब के अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है, और इसके अलावा जब बीच में हम कह रहे हैं ल्यूमेन है, तो उस ल्यूमेन में भी प्रोटीन्स उपस्थित होते हैं। ल्यूमेन में उपस्थित प्रोटीन्स दो प्रकार के हो सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स हैं जो वहाँ पे दे आर अंडरगोइंग मॉडिफिकेशन, वो बने राइबोसोम्स पे हैं, पॉलीसोम्स पे हैं, और जाना उनको विभिन्न ऑर्गेनील्स पर है। तो दे आर ओनली ट्रांसिएंटली प्रेजेंट, वो जब तक वहाँ पे उनमें प्रोसेसिंग हो रही है तब तक उपस्थित है, प्रोसेसिंग के लिए आए हैं और फिर आगे बढ़ जाएंगे दूसरे ऑर्गेनील्स मिलने के लिए। लेकिन इनके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में जो वहीं बने रहते हैं। दे आर नोन एज द रेसिडेंट प्रोटीन्स या रेटिकुलोप्लाज्मेंस। ये वहीं बने रहते हैं का मतलब है कि जो ट्रांसिएंट प्रोटीन्स में मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं या जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न कार्य हैं, उन कार्यों को संपन्न करने के लिए जिन प्रोटीन्स की आवश्यकता होती है, दे आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम इटसेल्फ। दे आर द रेटिकुलोप्लाज्मेंस। दे हेल्प इन प्रोटीन फोल्डिंग, जो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, या उन प्रोटीन्स पे जो विशिष्ट आपके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जोड़ रही हैं, फ्लैगिंग हो रही है ताकि उनका ट्रांसपोर्टेशन संभव हो। यह सब कार्य इन रेटिकुलोप्लाज्मेंस द्वारा किया जाता है। अब कैसे पता चले कि कौन से प्रोटीन्स को वहीं रहना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में और किन को आगे बढ़ जाना है? तो यह डेफिनेट रिटेंशन सिग्नल्स होते हैं इन प्रोटीन्स पर। जिन प्रोटीन्स पर ये रिटेंशन सिग्नल्स होते हैं वो वहीं बने रहेंगे, यानी ल्यूमेन में ही। और यदि उन पे से ये रिटेंशन सिग्नल्स हटा दिए जाएं या हट जाएं, या जिन प्रोटीन्स में ये रिटेंशन सिग्नल्स नहीं होते हैं, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंसेस, अपन प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, वो ट्रांसिएंट प्रोटीन्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार के रिटेंशन प्रोटीन्स का एक एग्जाम्पल तो है, देखिए जैसे अपना BIP प्रोटीन। BIP वास्तव में इट इज द चैपेरॉन इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंडिंग प्रोटीन। यह एक इसका कार्य यह भी है कि यह उन प्रोटीन्स को पहचानता है जिनकी प्रोसेसिंग पूरी नहीं हुई, ताकि प्रोटीन्स आगे अपने वेसाइकल्स में या ऑर्गेनील्स में तभी पहुँचें जब उनकी कंप्लीट प्रोसेसिंग हो जाए। इसी प्रकार से एक रेटिकुलोप्लाज्मिन का उदाहरण है जो प्लांट्स में पाया जाता है, जो इंडोल एसिटिक एसिड से संबद्ध रहते हैं। इसके अभी पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर संभव है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जब आईए सिग्नल होता है, जब वो इन रेटिकुलोप्लाज्मिन से संबद्ध रहता है, उस समय इसका जो कार्य है वो सेल इलोंगेशन में, इट मे प्ले अ रोल इन द सेल इलोंगेशन प्रोसेस, बिकॉज IAA या ऑक्सिन्स कोशिका दीर्घीकरण से संबद्ध
हार्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। अपने किस प्रकार के दिखते हैं उसके आधार पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनकी मेम्ब्रेन्स स्मूथ हैं, और दूसरी खुरदुरी अंतःप्रद्रव्यी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका जो सतह है वह राइबोसोम्स की उपस्थिति के कारण खुरदुरी नजर आती है, अर्थात एक वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सतह पर राइबोसोम्स उपस्थित हैं, अर्थात वे प्रोटीन सिंथेसिस में कार्य करते हैं या उससे रिलेटेड है, और दूसरे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें विच आर नॉट एसोसिएटेड विद राइबोसोम्स और पॉलीसोम्स, हेंस दे आर स्मूथ ऑन द सरफेस। इसके अतिरिक्त भी इन दोनों में अंतर पाया जाता है। अब इन दोनों में मतलब स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जब अध्ययन किया जाता है तो दे आर वेरी फ्रेजाइल। थोड़े से ट्रीटमेंट से ही वो छोटे छोटे वेसाइकल्स में परिवर्तित हो जाती हैं जिनको हम कहते हैं माइक्रोसोम्स। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न माइक्रोसोम्स हैं और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न माइक्रोसोम्स हैं, उन दोनों में विभिन्नताएं पाई गई हैं। जैसे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें आरएनए बहुत हाई है, डोलिकोल फॉस्फेट्स हाई होंगी, उनमें नेगेटिव चार्ज बहुत हाई है स्मूथ के सापेक्ष, और क्योंकि नेगेटिव चार्ज हाई है तो उनकी एफिनिटी टुवर्ड्स द मोनोवेलेंट कैटायंस भी हाई पाई गई है। ये माइक्रोसोम्स डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा अलग अलग हो सकते हैं, पृथक किए जाते हैं, क्योंकि इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्राप्त माइक्रोसोम्स हैं उनकी डेंसिटी भी हाई होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ माइक्रोसोम्स हैं उनमें राइबोसोम्स और राइबोफोरेंस वो विशिष्ट प्रोटीन्स जो राइबोसोम्स को इनसे जोड़ते हैं वो उपस्थित होते हैं, और जो स्मूथ वाली है उसमें अनुपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से सिर्फ इसकी संरचना ही नहीं अंतर होता उसमें, इनके कार्यों में, इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब यदि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्यों की बात करें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेग्रीगेशन। यह विभिन्न सिक्रीटरी प्रोटीन्स का भी निर्माण करती है जो सिक्रीट आउट होते हैं, जो मेम्ब्रेन्स बनाते हैं और एंजाइम्स का कार्य करते हैं, और डिफरेंट स्टोरेज प्रोटीन्स का भी सिंथेसाइज करती हैं। जो प्रोटीन इन पे उपस्थित राइबोसोम्स पे बन जाते हैं उनका ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग, वी आर नॉट सेइंग पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग, वी आर यूजिंग द वर्ड को ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग, अर्थात ट्रांसलेशन होता जाता है और उसी के साथ साथ जो बन गया है अमीनो एसिड चेन उसमें फोल्डिंग होगी, उसका 3D स्ट्रक्चर, उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट्स जोड़ने हैं या सल्फेट बॉन्ड्स जोड़ने हैं, कार्बोक्सिलेशन होना है, हाइड्रोक्सिलेशन होना है, इवन एक से अधिक प्रकार की पॉलीपेप्टाइड चेन्स का साथ जोड़ना, दैट इज ओलिगोमराइजेशन, इट टेक्स प्लेस विद इन दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद जब यह तैयार हो जाते हैं प्रोटीन तो इनको अलग किया जाता है। अलग किया जाता है का मतलब
कौन से रिटेंशन प्रोटीन्स हैं और कौन से ट्रांसिएंट प्रोटीन्स हैं, और जो ट्रांसिएंट प्रोटीन्स हैं वो किस ऑर्गेनेल में जाएंगे, उनका क्या कार्य है, यह सुनिश्चित किया जाता है विशिष्ट प्रोटीन्स को उनके साथ जोड़ करके। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का सेग्रीगेशन भी इसी में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और उसके बाद इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। यह वेसिकल्स के रूप में होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही अंश टूट करके या सिस्टर्न फॉर्म में डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स में जुड़ जाते हैं, या उनमें विशेष प्रकार की फ्लैगिंग होती है और वो प्रोटीन साइटोप्लाज्म के माध्यम से अपने स्पेसिफिक गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। यह सब यही कोशिकांग सुनिश्चित करता है। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स विशिष्ट प्रोटीन्स यानी राइबोफोरेंस के माध्यम से जुड़ जाता है। यह एक से अधिक राइबोसोम्स पॉलीसोम्स के रूप में होता है सामान्यतः, और इन पॉलीसोम्स पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण होता है उसका अमीनो एंड इस एक ग्रूव के माध्यम से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में प्रवेश कर जाता है, जहाँ पे यह विभिन्न मॉडिफिकेशन के स्टेप्स, मतलब इट अंडरगोज डिफरेंट मॉडिफिकेशन स्टेप्स, और उसके बाद यह या तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, यहाँ वेसिकल्स बन जाते हैं, या व्हाट्सएवर मोड का मतलब है अभी जो हमने बात की कि फ्लैगिंग के द्वारा या बल्क फ्लो के द्वारा या वेसिकल फॉर्मेशन के द्वारा, उस प्रकार से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आगे बढ़ करके और इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इसके अतिरिक्त जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज होती हैं, जो डिफरेंट टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको ऑक्सीडाइज करने में भी जो हमारा ये अंतःप्रदेशीय जालिका है, ये महती भूमिका अदा करती है। जो विभिन्न फैटी एसिड्स बनते हैं उसमें जो डीसैचुरेशन कॉम्प्लेक्स है, दैट ऑल्सो इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जो सैचुरेटेड बॉन्ड्स हैं उनको अनसैचुरेट करने का काम वो भी यहीं पे होता है। इसके अतिरिक्त जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोजन के विघटन में, उसके कैटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करती है, दैट इज अ रोल इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसी प्रकार से ऑल्दो गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मुख्य भूमिका होती है, पर यह देखा गया है कि जो रॉ मटेरियल्स फॉर सेल वॉल फॉर्मेशन है प्लांट सेल्स में, अर्थात सेलुलोज और हेमीसेलुलोज वाला पार्ट, उसको भी जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सिक्रीट करती है। इसी प्रकार से लिपिड मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करती है अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर्टिकुलरली जो बेस इनिशियल एसाइलेशन होता है, जब फैटी चेन मेटाबॉलिज्म बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह होता है, या जब बनती हैं ये चेन्स मेलोनिल कोएंजाइम ए वगैरह, तो उसमें ये जो एसाइलेशन कोएंजाइम ए जुड़ने का कार्य है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। विभिन्न फॉस्फोलिपिड्स यहीं बनते हैं और स्टीरॉल्स भी यहीं बनते हैं। These endoplasmic reticulums, they serve as the reservoir of calcium ions. So इस प्रकार से ये बहुत से विभिन्न फंक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं किसी भी कोशिका में।
जो रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं। दूसरी चीज, किस कोशिका में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक पाई जाएंगी, किस में स्मूथ अधिक पाई जाएंगी, या सिर्फ एक ही प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी, यह सब भी सुनिश्चित होता है उसके कार्य के अनुरूप। जैसे जो पंखुड़ियाँ होती हैं, फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, उसमें ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज देयर, which are concerned in with making the pigments, जो उन पंखुड़ियों को विभिन्न कलर प्रदान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यह जो हमारा कोशिकांग है अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट। इस प्रकार से हमारा ये वाला जो कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it plays a very important functional role, और हम जानते हैं कि यह गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस के बीच में भी, या it provides the basic membrane system, मेम्ब्रेन का सरफेस भी और ल्यूमन में भी, इट प्रोवाइड्स द वर्क बेंच जहाँ पे किसी भी कोशिका की विभिन्न गतिविधियाँ होती हैं। So thanks for the patience listening. Thank you.